गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को कृतिका के पार्ट 2 रीढ़ की हड्डी के बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगी। रीढ़ की हड्डी नाटक जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, इसमें रीढ़ की हड्डी का मतलब बताया गया है कि स्वाभिमान का प्रतीक होती है। यह नाटक प्रारंभ होता है। वहाँ पे उस समय उमा, एक जो शिक्षित लड़की है, बीए पास है। उमा के पिता को उसके विवाह की चिंता है। रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं, उमा के पिता हैं। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर आने वाले हैं, जो कि ये वर पक्ष के हैं, लड़के वाले हैं, और रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप के घर आ रहे हैं। उमा के पिता भी बहुत सारी इसके लिए तैयारियां करते हैं। उमा के पिता लड़की की पढ़ी लिखी होने के कारण वे बहुत ही चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि वो ये लड़के वर पक्ष को नहीं बताना चाहते कि मेरी लड़की बीए पास है। वह लड़के पक्ष को यही बताना चाहते हैं कि मेरी लड़की केवल मैट्रिक पास है। रामस्वरूप जानते हैं कि गोपाल प्रसाद और शंकर बहुत ही निम्न सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, बेटी की शादी जो करनी है, उस समय लड़कियों को पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं था। अगर वे पत्र लिख लेती थी तो यह उस समय की बहुत ही बड़ी बात है कि लड़की को पत्र लिखना आना चाहिए, और उससे ज़्यादा उसको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तभी लड़के वाले घर पहुंचते हैं, तभी उनको चाय नाश्ता कराया जाता है। गोपाल दास रामस्वरूप से कहते हैं कि चलिए अब बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ पे गोपाल दास जी शादी जैसे पवित्र बंधन को वे बिजनेस का नाम देते हैं, और वे कहते हैं कि चलिए अब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। तभी रामस्वरूप सोचते हैं, अच्छा बिजनेस ये किस लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, वे इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर वे समझ जाते हैं कि मुझे अब लड़की को लेकर के आना चाहिए। तभी वे अपनी लड़की को लेकर के आते हैं। जब रामस्वरूप अपनी लड़की को लेने जाते हैं, उसी समय गोपाल दास उनके घर को निहारते हैं और सोचते हैं कि उनसे कितना दहेज मांगा जाए। कि ऐसा होता है ना, घर को देखकर हैसियत का पता लगता है, तो उनकी सोच इतनी निम्न कोटि की है। वे यही कहते हैं कि उनसे कितना दहेज मांगा जाए। गोपाल प्रसाद की सोच भी बहुत निम्न है। वे ये कहते हैं कि शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है। वे इस प्रकार के शब्द रामस्वरूप से कहते हैं। तभी उनकी लड़की आती है, वह उनसे गाना सुनते हैं। वे गोपाल प्रसाद उमा से उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं, क्योंकि हर प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा होता है, उसके पिता दे रहे होते हैं, रामस्वरूप दे रहे होते हैं। तभी वे कहते हैं उमा से कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर दे। वह यह सब देखकर बहुत ही गुस्से में होती है। वह बहुत ही नाराज़ हो जाती है कि उसकी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसको मैट्रिक पास बताया जा रहा है, और उसका इतना अपमान हो रहा है, और उसके पिता का इतना अपमान हो रहा है, और वह शंकर को देख करके पहचान जाती है। तभी वह कहती है कि मेज कुर्सी खरीदते समय क्या कोई उनसे पूछता है? नहीं, बल्कि खरीदार से पूछते हैं। ये दोनों पिता पुत्र खरीदार बनकर यहाँ पर आए हैं। वह कहती है कि एक बार तो इसे, यानी इस शंकर को, लड़के को कहती है कि लड़की के हॉस्टल के आसपास घूमने पर भगाया गया था। वह कहती है, माँ कहती है कि इस लड़के की रीढ़ की हड्डी नहीं है। उसके पिता इतना अपमान कर रहे हैं हमारे घर का, हमारे पिता का या हम लोग का, और वह कुछ नहीं बोलता। यह शादी के लिए बाजार में बिकने वाले बकरे की तरह चुपचाप बैठा हुआ है। वह अपनी
पढ़ाई के बारे में भी गोपाल प्रसाद को बता देती है और यह सुनकर गोपाल प्रसाद बहुत ही दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं, वह अपनी बात को तो सब छुपा जाते हैं, अपने बच्चे की बात को, शंकर की बात को छुपा जाते हैं। उससे उनको कुछ भी क्रोध नहीं होता, बल्कि वह सारा ब्लेम, सारा गुस्सा रामस्वरूप पर उतारते हैं। वे कहते हैं कि आपने मुझे इसकी पढ़ाई की कोई भी सच्चाई क्यों नहीं बताई, और वे वहाँ से चले जाते हैं। उमा के पिता निराश होकर बैठ जाते हैं। उमा समझ जाती है कि उसने अपने पिता का दिल दुखाया है, किंतु वह जानती है कि उसने गलत नहीं किया है। उसकी माता रामस्वरूप को बताती है कि उमा रो रही है। तभी क्या होता है, उमा के पिता आते हैं उसके पास और वहाँ पर आकर के उसको बैठते हैं और उसको समझाते हैं। तभी रामस्वरूप का नौकर मक्खन लेकर आता है और यह नाटक वहीं पर समाप्त हो जाता है। यह रीढ़ की हड्डी नाटक यहीं पर संक्षिप्त रूप से जिसका वर्णन किया है मैंने, यहीं पे समाप्त होता है।